जी हां, तो चर्चा करेंगे आज इस बुलेटिन में और चर्चा होगी एलनाबाद उपचुनाव को लेकर। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से एलनाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अभय चौटाला इनेलो के प्रत्याशी होंगे, लेकिन हमारा सवाल है कि जब अभय चौटाला को ही चुनाव लड़ना था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? राजनीति में आपका सगा कौन है और आपको ठगा किसने है? रिपोर्ट देखिए। राजनीति में कौन सगा, किसने ठगा है, इसे समझना बड़ा ही मुश्किल है। नेतागिरी चमकाने के लिए नेता सिस्टम परिवर्तन का दावा तो करते हैं, फायदा दिखे तो अपने पदों से इस्तीफा भी दे देते हैं और फिर उपचुनाव हो तो फिर वही नेता प्रत्याशी बन जाते हैं, अपनी जीत का दावा करते हैं। उस वक्त मैंने सब साथियों से विचार विमर्श करके रिजाइन करने का काम किया था। अब भी मैंने और पार्टी ने ये फैसला फिर इलाहाबाद हल्के के लोगों पे छोड़ दिया और आपके सामने हजारों लोगों ने किस तरह से एक मत होकर के अपना फैसला सुनाया। ये जिम्मेवारी फिर से हम एक बार अभय सिंह चौटाला को सौंपते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो अभय चौटाला ने 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। दावा किया कि कृषि कानून खेती और किसान के खिलाफ है, सरकार आंदोलनकारियों की नहीं सुन रही, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन जब उपचुनाव की बारी आई तो वही अभय चौटाला वापस इनेलो के प्रत्याशी बन गए। हमारा सवाल है कि आंदोलन जारी है तो फिर अभय चौटाला उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं, और उपचुनाव लड़ना ही था तो फिर इस्तीफा ही क्यों दिया? वैसे तो एलनाबाद हल्का इनेलो का गढ़ रहा है। यहाँ से चौधरी देवीलाल के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ा तो वो सदन तक जरूर पहुंचा। यहाँ तक कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला भी पहली बार एलनाबाद से ही चुनाव जीते थे और विधानसभा तक पहुंचे। 1968 और 1991 को छोड़ दे तो यहाँ से देवीलाल परिवार के सदस्य ही चुनाव जीतते आए हुए हैं। 2010 में हुए उपचुनाव के बाद से अभय चौटाला लगातार एलनाबाद से जीतते रहे। 2014 और 2019 के चुनाव में अभय चौटाला ने बीजेपी के पवन बेनीवाल को हराया। 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो की तरफ से अभय चौटाला को 57,055 वोट मिले और इसके साथ 11,922 वोट के साथ जीत हासिल की। वहीं बीजेपी की तरफ से पवन बेनीवाल को 45,133 वोट मिले और वो दूसरे पायदान पर रहे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भरत बेनीवाल को 35,383 वोट हासिल हुए और वो तीसरे नंबर पर रहे। जाहिर है तीनों पार्टियों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तो अंतर ही होता है। हार जीत तो एक वोट से भी तय होती है। खैर अब बारी जनता के हाथों में है और जनता तय करेगी कि वो किसे चुनेगी। लेकिन सवाल हमारा वही है कि जब अभय चौटाला को चुनाव लड़ना ही था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? क्या ये सिर्फ लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए किया? आप खुद सोचिए और फिर फैसला कीजिए कि राजनीति में आपका सगा कौन है और आपको किसने ठगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चुनाव लड़ना ही था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आपका रूबरू करा दूं, सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ बीजेपी से, और कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इनेलो से विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सर, सवाल जवाबों का दौर शुरू करें, तमाम मेहमानों से सवाल लें, उससे पहले कि एक प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इनेलो की तरफ से फैसला लिया गया है अभय चौटाला को उपचुनाव में लड़ाने का, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं विजेंद्र रेणु जी, क्यों आखिर चुनाव लड़ने का फैसला लिया अभय सिंह चौटाला ने जब इस्तीफा ही देना था? तो देखिए गौतम जी, अभय सिंह जी चौटाला ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन देने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश की ट्रैक्टर यात्रा की थी, और जब वो अपनी यात्रा को लेकर के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे तो किसानों की तरफ से ये मांग रखी गई थी अभय सिंह चौटाला के सामने
कि आप उस स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के पोते हो, जो किसानों के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहा करते थे और जिन्होंने प्रधानमंत्री पद तक ठुकराने का काम किया था। यदि आप इस्तीफा देते हैं हमारे समर्थन में, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा और उससे हमारे आंदोलन को मजबूती मिलेगी। ये किसानों की मांग को लेकर अभय सिंह जी चौटाला एलनाबाद हल्के में गए और वहां हल्के के लोगों के सामने उन्होंने अपनी इस बात को रखा, किसानों की बात को, कि भाई किसान आंदोलन के लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं, क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? तो गौतम जी, हल्के के लोगों ने उनको कहा कि आपको किसानों के समर्थन में जरूर इस्तीफा देना चाहिए। और इसी मांग को मानते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 26 जनवरी को सरकार ने इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो मैं किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने का काम करूंगा। सरकार ने वो कानून वापस नहीं लिए, इसलिए अभय सिंह जी चौटाला ने 27 तारीख को जाकर के इस्तीफा। ठीक है रेणु जी, आपने अपनी बात रखी और आपने कहा कि लोगों के कहने पर इस्तीफा दिया और लोगों के कहने पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को जो अभय सिंह चौटाला उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ये एक तो ये आवाज डबलिंग हो रही है, आपको साफ हो रही है तो मुझे तो जी आवाज आपकी साफ आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है ठीक है। मैं इसको पहले भी एक चैनल पर मैं कह चुका हूं, ये राजनीतिक पैंतराबाजी है जी, क्योंकि आपने रिजाइन किया पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने से और चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने से, ये इन लोगों का बयान है जी। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया कि किसानों के हित में किया, किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए किया, तो मैं पूछना चाहूंगा कि कितने किसान नेताओं ने उनको उम्मीदवार होने का लिए कहा है? कितने लोग आपको समर्थन देने के लिए आ जाए कि आपको ही चुनाव लड़ना है? और जब चुनाव लड़ना ही है तो बात सच है कि फिर इस्तीफा क्यों दिया गया? तो मैं केवल और केवल इसको राजनीतिक पैंतराबाजी, उनका एक विधायक है, रिजाइन करके इस आत्मविश्वास से भरकर कि ये सीट तो परंपरागत हमारी है, जीत तो हमारी होनी है, और फिर एक बार हरियाणा के अंदर अपने जगह जगह राजनीतिक जनसभाएं करने का एक अवसर मिलेगा कि जनता ने हमें मैंडेट दिया और आने वाले समय में हम इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अपने कार्यकर्ता को खुश करने के लिए, उत्साह भरने के लिए एक राजनीतिक पैंतराबाजी मैं कह सकता हूं। बजरंग जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कांग्रेस किस तरह देखती है इस फैसले को? आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए रितेश जी, अपने से इस्तीफा और फिर वही व्यक्ति चुनाव लड़े जी, तो आप समझते हो जनता में क्या संदेश जाएगा? करोड़ों रुपए का नुकसान, आर्थिक नुकसान इस विधानसभा चुनाव में होगा, इसमें कोई दो राय जी। जहां तक कि अबे भाई ने कहा कि मैं 3 कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं जी, वो आज कौन से 3 कृषि कानून वापिस हो गए? कृषि कानून आज भी लागू है, या तो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार वापिस ले ले, फिर चुनाव होते। विजेंद्र जी आप बजरंग जी को अपनी बात पूरी रखने दीजिए, कोई भी नहीं टोका था आपके बारे में, तो बोले दीजिए। मेरा कोई अबे भाई से विरोध नहीं है, अपनी बात पूरी कीजिए बजरंग जी। आप मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये स्थिति क्यों आई जी। आप देखो आगे बीजेपी की बात, बीजेपी की स्थिति यह है, बीजेपी के 2 बार चुनाव लड़ा हुआ विधानसभा प्रत्याशी पवन बेनीवाल, 6 महीने पहले वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे गया, तो हरियाणा बीज निगम का चेयरमैन था प्रदेश का, उन्होंने कहा जी ना भाई मुझे तो गांव में घुसने नहीं देते, ना मैं गांव में जा सकता ना शहर में जा सकता, काले झंडे से मेरा स्वागत होता है, मुझे ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं, वो इस्तीफा दे गया और वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गया। मैं बताना चाहता हूँ जी, आज जो हालात हरियाणा के अंदर बने हुए हैं, जो हकीकत बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इलाहाबाद में कोई नाम लेने वाला आदमी नहीं है। ये लोग गांव में नहीं जा सकते, शहर के अंदर जनसभा, गांवों में जनसभा नहीं कर सकते, इनका तो कोई सिस्टम है ही नहीं, इनका तो टुकड़ा साफ समझ लो।
ये तो सुनने के ऊपर खड़े हैं, खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगली बात आती है इलाहाबाद विधानसभा चुनाव की। ये हकीकत बात है, जो हकीकत मैं कहूंगा, स्वीकार भी करूंगा। अगली जो चुनाव के अंदर जो टकराव होगा वो होगा इनेलो और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में होगा। इन दोनों में जंग चलनी है। इसके अंदर जो आज जैसे अबे भाई जो आज प्रत्याशी बने हैं और कांग्रेस की तरफ से, ठीक है बजरंग जी, आपने अपनी बात रखी। विजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। विजेंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही किसान आंदोलन का क्या, बजरंग जी मैं आपके पास आऊंगा। विजेंद्र जी, मैं आपसे सवाल ये लेना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किसान आंदोलन का अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था? जैसा बता दें आपको, सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे थे और भी जो अन्य दल हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था। नहीं रितेश जी, मैं बताना चाहूंगा अपने को पैनलिस्ट भाइयों को, अभय सिंह जी चौटाला की जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है ये हमेशा किसानों की पार्टी रही है, किसान गरीब और मजदूर की पार्टी रही है। और जब भी इस तरह के लोगों के ऊपर, इन वर्गों के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई सरकार उनके साथ ज्यादती करने का काम करती है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा अपने पदों का त्याग करके भी इन लोगों का साथ देने का काम किया है। इसमें कोई राजनीतिक स्वेच्छा नहीं थी। राजनीतिक स्वेच्छा तो लोगों ने फैसला करना होता है, लोग किसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन एक दुखी वर्ग को, एक परेशान विजेंद्र जी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अभी भी आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और कृषि कानूनों को लेकर जो स्थिति है वो भी जस की तस है। तो फिर उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं वो? किसी और को क्यों नहीं जगह दी गई? किसी और को मौका क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल रितेश, हाँ रितेश जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, क्योंकि सरकार ने तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया और ये कानून वापस करवाने के लिए ही अभय सिंह से लोगों ने इस्तीफा मांगा था और इसलिए इस्तीफा दिया गया था कि कहीं ना कहीं हमारे इस्तीफों को देख करके यदि कांग्रेस और जेडीपी भी इस्तीफा देने का काम करते तो हरियाणा प्रदेश में सरकार जाएगी, नए सिरे से इलेक्शन होंगे और फिर सरकार को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के हमारे भाई और जेजेपी के भाई गद्दी के इतने लालची थे कि इन्होंने किसानों के हित में किसी प्रकार का बोल्ड कदम उठाने का काम नहीं किया। हमारा अभय सिंह जी का एक मुख्य मकसद था कि वो सरकार को ये संदेश दे कि यदि आप इन काली कानूनों को वापस नहीं लेंगे तो हम विधानसभा को त्याग करके किसानों के साथ बैठने का काम करेंगे। इस मौके पर यदि कांग्रेस वाले भाई भी साथ देते तो कहीं ना कहीं मतलब यह है कि किसानों के साथ बैठने का काम आपने कर लिया, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। बजरंग जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सवाल सत्यव्रत जी से ले लेते हैं। सर, बजरंग जी का कहना है कि इनेलो जो इलाहाबाद में उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी तो दरअसल है ही नहीं, इनेलो और कांग्रेस में मुकाबला होने जा रहा है। देखिए बजरंग जी बड़े सुलझे राजनेता हैं, लेकिन अब भूल के हैं, शायद स्मृति में कुछ भिन्नता आ गई होगी, लेकिन याद दिला दूं कि पिछली बार रनिंग कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का था जी। और जिस इशारे से बजरंग जी कहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे पास आ गया जी, श्रीमान जी इस बात को याद रखें कि जिस प्रकार से कांग्रेस शैलजा, कांग्रेस हुड्डा, कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई और अनेक कांग्रेस किरण चौधरी, इस प्रकार की अनेक कांग्रेस हरियाणा में दिखाई देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का किसी कैंडिडेट के आने से 2-4-5% अंतर आता है। उसका कैडर का जो वोट है वो कैंडिडेट कोई हो वोट वहां आता है। और इस भूल के कारण से यदि बेनीवाल जी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया तो फिर मैदान जंग में देखेंगे कि कौन बेनीवाल जी के ये वोट थे या भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। जवाब ले लेते हैं बजरंग जी से। सत्यव्रत जी, आप बजरंग जी से जवाब ले लेते हैं। तो सुना आपने बजरंग जी क्या कुछ कहा सत्यव्रत जी ने? इतना ही अगर आप दावा ठोक रहे हैं तो पवन बेनीवाल को मैदान में उतार दीजिए। किस तरह से जवाब देंगे सत्यव्रत जी की बात का? ऐसे है, वो तो कौन कैंडिडेट मैदान में उतरेगा ये तो हाईकमान ने फैसला करना है। हाईकमान ने जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं इलाहाबाद में उनके नाम मांगे हैं, भी अपने अपने नाम फार्म भर लो और 2-3 दिन के अंदर आपके सामने फैसला आ जाएगा। ये प्रत्याशी हमारा चुनाव लड़ेगा, जो भी प्रत्याशी हाईकमान बनाएगा सारी पार्टी एकजुट होकर आप देख लेना इलाहाबाद की मैदान में उतरेगी। और दूसरी बात, मेरे एक साथी ने कहा कि हमारी जो पार्टी है नेशनल पार्टी है,
कि नेशनल पार्टी का कोई सिस्टम तो होता होगा, उसका एक कोई देश के अंदर विधानसभा विधायक नहीं, कोई राज्यसभा सांसद नहीं, कोई इसका लोकसभा में सांसद नहीं, तो घर की एक पार्टी कह सकते हो, घर की नेशनल पार्टी है, वो अच्छी बात है। दूसरी बात, जब आप इस्तीफा दे रहे हो, फिर किसी कानून लागू हो तो लागू है जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपके सामने है कि 700 किसान शहीद हो चुके, और आप फिर वो कहते हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बोलूंगा। दबाव है कि किसानों की भावनाओं के साथ एक तरफा खिलवाड़ है। बजरंग जी, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे आप? इनेलो की तरफ से तो कहा जा रहा है कि कृषि कानूनों का मुद्दा हम उठाएंगे, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार कह रही है कि विकास के नाम पर वोट मांगा जाएगा, तो कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने वाली है? रतेश जी, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही तीन कृषि कानून का मुद्दा उठाया, यहाँ तक कि तीन कृषि कानून 5 अप्रैल 2020 में आए। राहुल जी का पहले, उससे पहले बयान आ गया था कि ये तीन कृषि कानून केंद्र सरकार लेके आने वाली है, इससे किसान, आड़ती, मजदूर बर्बाद हो जाएगा, मगर सुनाई नहीं हुई। आज 10.5 महीने से ऊपर हो गए, किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, टोल पर बैठा है, दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, गांव गांव में बैठा है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी तो सही किसान शहीद हुए उनको ऊपर दुख प्रकट नहीं किया। उन्होंने क्या साजिश की? इनकी साजिश क्या थी? आज बाजरा परचेज नहीं करते, ये कहते हैं बाजरा परचेज नहीं करेंगे, 25% बाजरा परचेज करेंगे। बजरंग जी, किसान आंदोलन और किसानों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो उपचुनाव का मुद्दा है। सत्यव्रत जी, आपसे जवाब लेना चाहता हूं कि बजरंग जी की बात, बजरंग जी सत्यव्रत जी की बात सुन लेते हैं। आपने कई सवाल उठाए हैं बीजेपी पर। कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास रखती है। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी, सत्यव्रत जी से भी जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात रखी है तो सत्यव्रत जी से की बात भी सुन लीजिए आप। मनमाइश का गला घोटते, ये आवाज बिल्कुल उनको क्या कहते हैं? बजरंग जी, दूसरों को बोलने का भी मौका दीजिए। उनको तंग कर रहे हैं क्या? बजरंग जी, दूसरों को बोलने का भी मौका दीजिए। सत्यव्रत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना कि बजरंग जी ने क्या कुछ कहा, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगा दिए और कहा कि किसान आंदोलन। देखिए बजरंग जी दूसरों को भी सुन लीजिए। बजरंग जी दूसरों को भी सुन लीजिए। आपकी बात सभी ने सुनी शांति से, अब दूसरों को भी सुन लीजिए। हाँ, रुक जाइए बजरंग जी, रुक जाइए। सत्यव्रत जी, आपने सुना किस तरह बजरंग जी ने तमाम बातें कही, तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे बजरंग जी की इन बातों को? और उनका सिलसिलेवार जवाब देता हूं जी। इन्होंने कहा कि इनेलो राष्ट्रीय पार्टी कैसे है और उसका स्तर नीचे है। मैं पूछना चाहता हूं, आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तुलना की जाएगी तो किसके पास लोकसभा, किसके पास राज्यसभा, किसके पास विधानसभा के सदस्य हैं? इस पैमाने से यदि आप कांग्रेस को बड़ा मान रहे हैं तो यह आपकी भूल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपसे कई कदम आगे है। दूसरी बात, आपने कहा बजरंग जी बोलने तो दीजिए दूसरों को। बजरंग जी, आपने जब कहा तो आपके, बजरंग जी बोलने तो दीजिए दूसरे लोगों को भी। कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था से होगा। बजरंग जी, दूसरों को भी बोलने दीजिए। जब आपने कहा तो आपके बारे में किसी ने नहीं टोका था, लेकिन अब जब सत्यव्रत जी बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। नेताजी तो अध्यक्ष पद से हटाया जी। जब देश के प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया तो हमारे नेहरू जी को कितने वोट मिले? सत्यव्रत जी, मुद्दा यह है कि इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बातचीत की जा रही है। सवाल यही है कि इनेलो की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। सत्यव्रत जी, तो हम बात कर रहे हैं उसके बाद। बिल्कुल सत्यव्रत जी, सवाल यह है कि इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी? इनेलो ने कर दिया है और बजरंग जी कह रहे हैं कि जल्दी वो भी कर देंगे, तो बीजेपी कब तक करेगी? कहां पर पेंच फंसा हुआ है? पेंच का नहीं, प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत आज पहली बैठक हमारी थी, उससे पहले गठबंधन के लोगों के साथ बैठक हुई। आज जो चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें एक काम हो गया कि चुनाव के उम्मीदवार का चयन का अगला जो सूची बनाने का काम था वो सूची आज की बैठक में बन गई और उस सूची को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे और अगला फैसला उनके बीच में होगा। इसलिए हमारे यहाँ किसी प्रकार की एकता तरफी बात नहीं। लोकतंत्र में जिस ढंग से जो चयन प्रक्रिया है, पहले चुनाव समिति सब सदस्यों का आवेदन लेती है, वो आ चुके हैं।
अब इस नामों को लेकर सिलसिलेवार पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे सलाह करके इसकी घोषणा की जाए। सत्यव्रत जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये सीट है वो चौटाला परिवार का गढ़ रही है हमेशा से? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहां पर उम्मीदवार उतार रही, तो क्या समझा जाए कि जेजेपी ने अपनी दावेदारी छोड़ दी थी? नहीं, ऐसा है, हमारा गठबंधन मजबूती से है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गठबंधन का बड़ा शेयर हमारे पास है, इसलिए गठबंधन के नेताओं ने तय किया कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और चुनाव मिलकर लड़ेंगे। दूसरी बात कि इनेलो का गढ़ रहा है, यह निश्चित रूप से इस देश के अंदर पहले भी कांग्रेस के गढ़ रहे हैं और अनेक सीटें इस प्रकार की हैं कि जहां इनेलो के परंपरागत सीटें हैं, लेकिन उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में जीता है। और अब बात आती है इलाहाबाद के लोगों के ऊपर कि उनको अपने इलाके का विकास के लिए, अपने सरकार में हिस्सेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को चयन करेंगे, तो जो अगला 3 साल का समय है उस समय में इलाहाबाद के बचे और शेष और आवश्यक अपने विकास के कामों को गति देने के लिए अपना उम्मीदवार सरकार के पक्ष में डालेंगे, तो इलाहाबाद की जनता के लिए अवसर है और मैं समझता हूं कि इलाहाबाद की जनता इस अवसर को नहीं जाने देगी। बजरंग जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल विजेंद्र जी से ले लेते हैं। विजेंद्र जी, क्या इलाहाबाद उपचुनाव को देखते हुए आप ऐसा समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां से एक बार फिर पार्टी का उदय होगा? जी रितेश जी, पहले मेरी बात पूरी हो देना, करने देना मुझे, बीच में सर थोड़ा संक्षिप्त में करना, समय की बहुत ज्यादा कमी है। प्रयास करते जी। सबसे पहले मैं ये बता दूं, 1967 से लेकर के 2019 तक इलाहाबाद में टोटल 15 चुनाव हुए हैं। इन 15 चुनाव में से 13 चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पाले में रहे। सर इतिहास को लेकर बात कर लेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है उसको लेकर पहले बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनेलो क्या इस इलाहाबाद उपचुनाव के जरिए कोई नई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? क्या नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की तैयारी कर रही है? ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जींद में शक्ति प्रदर्शन किया इनेलो ने वो सभी ने देखा था। जो रितेश जी, जो मैं देता हूं आपकी बात का, जो 2019 का चुनाव हुआ था उससे पहले पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें से जेजेपी पार्टी का जन्म हुआ और उस टाइम पार्टी के हालात कुछ कमजोर हो गए थे। उस टाइम भी इलाहाबाद का चुनाव भगत सिंह जी चौटाला लगभग 12,000 वोटों से जीतने का काम किया था। आज के जो हालात हैं, आपने जींद में सम्मान दिवस के ऊपर प्रोग्राम देखा, कितनी भारी संख्या में लोगों ने पहुंच करके भगत सिंह चौटाला को, इनेलो को समर्थन देने का काम किया। इस बात को देख करके और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, रितेश जी कि भाई दोनों बात कर रहे थे अपने, भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट गूगल पर सर्च कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। विजेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल और रह गया है, समय की बहुत ज्यादा कमी है। विजेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। बजरंग जी कुछ कहना चाहते हैं बहुत देर से। सर थोड़ी सी देर में, आप समय की बहुत ज्यादा कमी है, संक्षिप्त में अपनी बात को रख दीजिए। स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी बात आप नोट करना रितेश जी, आपकी टीवी के ऊपर एक बात कह के जा रहा हूँ रितेश जी। जी इनके पास तो कैंडिडेट ठीक है विजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, एक बार बजरंग जी की बात। जी, भारतीय जनता पार्टी पर इलाहाबाद चुनाव लड़ाने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, ये उधार का उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, जिस कांग्रेस ने अभी तक अपने नाम का ऐलान नहीं किया है। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए, उस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।